थैंक यू जनरल बख्शी, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। राहुल जी, आपको तो ये ज़्यादातर यंग लोग हैं यहाँ पे, जितने ध्यान से सुन रहे हैं। मैं काफ़ी कल भी मैं एक मीटिंग में गया था, लास्ट संडे भी गया था। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। जितने तरीके से मैं आप लोग को बात कर रहा था, मैं सर को नहीं सुना था, सर को सुन चुका हूँ पहले। तो आप लोग जिस ध्यान से सुन रहे हैं, और मुझे पता लगा कि आप इंटरनेट पे भी इसको बीच में ट्वीट करा जा रहा है, लाइव किया जा रहा है बीच में, तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। आपने कहा पहला अगर ये शो है, तो अगर डिस्कशन हो तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगर शो इतना अच्छा, पहला डिस्कशन अगर इतना अच्छा गया तो आगे कैसे होगा, और ये अगर ये आज से बिल्डअप होना शुरू हुआ है तो आगे कितना हम लोग को दिखना पड़ेगा। एक चीज़, हमसे पहले लोग इस इशू में ऑफकोर्स इंटरेस्टेड थे। आपके सामने 3 बड़े बड़े फौजी अफसर रह चुके हैं अपने, ब्रिगेडियर चिकारा साहब हो गए, जनरल बख्शी, कर्नल सिंह। इन्होंने बताया कि उनको नेताजी के बारे में सारा उन्होंने आपको बताया। मेरे बोलने के लिए बहुत कम रह गए एक्चुअली, कि ये इशू था हमारे सामने, और ये सन 47 से था। एच.वी. कामत पहले पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने पहले इस इशू को छाला। उन्होंने सवाल यही रेज़ किए देश में। उन्होंने बोला कि आप सुभाष की क्यों आप फ़ोटो नहीं लगाते पार्लियामेंट में। उन्होंने उनके मरने के बारे में सवाल किए। लेकिन जब भी ये मामला उठा तो थोड़े से ही लोग थे, और में से कुछ एक खास मशहूर हुए कि वो ज़्यादा नेता लोग थे, उनकी वजह से ये इशू जिंदा रहा। कहीं ना कहीं लोगों को मालूम था। मैंने भी पहली बार बचपन में, जब मैं शायद 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मेरे को टीचर ने हमको बताया था कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि आज़ादी आपको ऐसे मिली, ये तो आपने लिखना है किताब में, लेकिन जब आपको बता रहा हूँ मैं, इसको लिखना मत, ये आज़ादी हमको मिली नेताजी के कारण से। तो ये बात कम से कम दिल्ली में, जहाँ मेरा मानना है कि दिल्ली में आप लोगों से बातचीत करेंगे, कोई भी हो, किसी भी तबके का आदमी हो, कांग्रेस ही नहीं होना चाहिए बस, तो वो यही बोलेगा कि साहब आज़ादी जो है, सुभाष ने जो INA की, जो अभी साहब ने बताया और सिंह सर ने बताया आपको, कि उस वजह से निकली। लेकिन अब कुछ चेंजेस आए, समय बदलता है, समय के साथ में उसमें आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप यंग लोगों की। हमें वो काम करना है जो हमसे पहले चाह कर के भी लोग नहीं कर पाए। हमें वो काम करना है। वो एक डायलॉग था फिल्म में अमिताभ बच्चन की, जो 60 साल में काम नहीं हुआ, वो अब काम अब होगा। वो इसलिए कि अब माहौल बदल चुका है। कई चीज़ें ऐसी थी जो आज से 30 साल पहले या 70 के दशक में पॉसिबल नहीं थी, वो आज पॉसिबल है। बहुत सा डाटा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो किसी ज़माने में एक एलिगेशन थी, जैसे एटली की उन्होंने बात की कि एटली यहाँ पर आए थे, चक्रवर्ती साहब उसको मेरे ख्याल से 56 में उनसे मिले थे, उनसे बातचीत की, लेकिन पहली बार उन्होंने सन 75 के आसपास जाके लिखा। उनकी हिम्मत नहीं थी लिखने की। उस ज़माने में माशाल्लाह वो चाचा नेहरू बैठे थे यहाँ पे, जासूसी कांड के एक्सपर्ट, किसी की हिम्मत नहीं थी, वो चूँ करते। लोग बोलते थे घरों में, लेकिन बाहर निकल के बोलना नहीं। तो बड़ी मुश्किल से 75 के आसपास मेरे को याद पड़ता है कि मुरारजी भाई के टाइम पे चक्रवर्ती जी ने किताब में लिखा, और ये उसके बाद से ये बातें निकलनी शुरू हुई, और अब हमारे इंटरनेट की एज में ये बातें फैल रही हैं बहुत सारी। तो हम लोगों को वो काम करना है जो हमसे पहले लोग नहीं कर सकते थे, पॉसिबिलिटी नहीं थी। इंदिरा गांधी के ज़माने में जिसने भी इंक्वायरी की सुभाष बोस की डेथ के बारे में, मैंने कभी RTI एप्लीकेशन भी लगाया था, मैंने उनको, IB ने मुझे मना कर दी देने के लिए। एक फ़ाइल का मैंने जिक्र किया कि HN पंडित नाम के एक हिस्टोरियन थे, एक रिसर्चर थे, जिन्होंने INA खजाने के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। तो IB ने उसके ऊपर फाइल खोल दी। हम लोग को बचपन से सुनते थे ना, वाटर गेट है। जब भी कोई स्कैंडल होता है हम बोलते हैं कि गेट हो गया, कोल गेट हो गया, ये हो गया। वो है क्या? वाटर गेट है। कि अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन ने जानते हुए CIA के रिटायर्ड आदमियों को अपने राजनीतिक जो दूसरे लोग थे उनके वहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था। ये है वाटर गेट। और यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों ने डिस्कशन भी की, टीम में हमसे वो डिबेट कर रहे हैं बिना बिना पढ़े। आपने फाइल देखी नहीं साहब, आपको पता ही नहीं इसमें लिखा क्या है। वाटर गेट से गंदी चीज़ें हुई यहाँ पे। पूरी के पूरे सिस्टम का आपने मिसयूज़ किया है। आप जासूसी कर रहे हैं लोगों के ऊपर, आप जासूसी कर रहे हैं सुभाष की वाइफ पे, आप सुभाष के उनके उनके भतीजे पे जासूसी कर रहे हैं, आप जासूसी करके इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को। मुझे नाराज़गी है बीजेपी से कि बीजेपी ने क्यों इसको मुद्दा बनाया इतना बड़ा। आप चुपके से बैठ गए। एक बात पे आप लोग ट्वीट करते हैं, इतना हल्ला करते हैं आप। अरे आपको तो रगड़ देना चाहिए लोगों को। कल भी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने कुछ पंडित जी के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, मेरे ख्याल से सुना मैंने। नहीं, ये तो वाटर गेट है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। जासूसी करते तो ऐसा ज़बरदस्त इन्होंने पब्लिक रिलेशन कांग्रेस ने बनाया कि साहब एक आदमी, मतलब कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वाटर गेट में क्या था भाई? कुछ नहीं था, छोटी सी बात थी। जासूसी कर रहे हैं आप लोग 20 साल तक। IB का मिसयूज़ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और हम उनसे सवाल पूछे RT में तो आंसर नहीं दे रहे वो लोग। मेरे को कह रहे हम लोग उसमें आते नहीं हैं। अंग्रेज का ज़माना चल रहा है क्या? ये कौन से ज़माने में रह रहा हूँ मैं? 2015 हो गया ये। सरकारी फाइल 2015, आज हमारा देश मंगल ग्रह पहुँच चुका है।
77 फाइलें आईबी के पास में, 77। कौन सी दुनिया में रहता हूँ मैं, कौन सा जमाना है ये। 77 फाइल्स, आईएनए की फाइलें रखी हैं उन लोगों ने, खजाने की फाइल रखी है। लोग क्या सोचते हैं सुभाष बोस की डेथ के बारे में, वो फाइल बना के बैठे हैं। ये तो एडमिट कर रहे हैं, ये कहीं एडमिट किया उन्होंने, मेरे मतलब फाइलें आ जाओ और भी हैं, लेकिन 77 एडमिट कर रहे हैं। ये कौन से ज़माने की बात होगी, कौन सा, हम कहाँ रह रहे हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में हमारे पास इतना शायद दिमाग से सोचने का, उस टाइम आप बोलते भी डीक्लासिफिकेशन तो किसी को समझ में नहीं आता। पहली बार शायद सन 55 में किसी ने बोला था कि फाइलें मतलब ये डॉक्यूमेंट बाहर आने चाहिए, तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये मेरे ख्याल से अभी हमारा ही टाइम था कि लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। उसमें मेरा और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है कि फाइलें बाहर आनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय 41 फाइलें, जिसमें से 20 फाइलें सुभाष बोस की डेथ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पुरानी फाइल सन 52 की, सबसे आखिर की फाइल 2002 की है, मुखर्जी कमीशन की फाइल है। उसके बाद भी एक दो बनी है, लेकिन वो मेमोरियल के बारे में। 20 फाइलें सुभाष बोस की डेथ के बारे में, डिसअपेयरेंस के बारे में। कल कोई खबर उछाल दे साहब की सरकार के पास में सीक्रेट फाइल है किसी भंवरी देवी मर्डर केस के बारे में, तो देश में मतलब बवाल मच जाएगा पूरे देश के अंदर। हिम्मत कैसी हुई आप लोग की फाइल रखने की। आपको मालूम है कि भंवरी देवी केस, इसने आपने नाम सुना होगा। भंवरी देवी केस के अंदर उसकी हड्डियां उन्होंने जंगल में ढूंढ के निकाली सीबीआई ने, और खोद करके उसका उन्होंने डीएनए कराया अमेरिकन लैब में, एफबीआई की लैब में। किसी माइकल लाल ने ये नहीं बोला कि साहब पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, वापस तो आना नहीं किसी ने। आगे की बात सोचो, गरीब देश है, लोग किसान सुसाइड कर रहे हैं, आप लोग मरो की चिंता कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल इसे कहते हैं न्याय, इसे कहते हैं जज्बा। इतने 20 साल से लोग चीखे मार रहे हैं कि वो जो अस्थियां पड़ी हैं रनकोजी टेम्पल में जापान में, उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, और ये सरकार करने को राजी नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ओपन एंड शट केस है, आप पढ़ के देखेंगे, कागज़ देखेंगे, आपको ओपन एंड शट केस। यही डाटा जो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा ना, यही डाटा अगर कोलगेट में होगा तो सुप्रीम कोर्ट इनको 2 दिन में इनको रफा दफा कर देगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इस्टेब्लिशमेंट में उस आदमी के पीछे डिसलाइक है। और जस्टिस काटजू जो बोल रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया, आपको मालूम होगा कि उन्होंने किस तरह से वाहियात उन्होंने बातें करी हैं कि साहब वो आते तो जापान को ले आते। उस आदमी को, बेहुदा आदमी को यही नहीं पता, ये पता नहीं कौन से ज़माने की बातें लेकर आ गए। भैया मेरे, जाके लंदन में जाके देख, अंग्रेज़ों ने इंटेरोगेशन किया जापानीज़ अफसर्स का। वो खुद ही फाइल में लिख रहे हैं कि जापानियों ने कभी भारत को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। जैसे हम लोग नेपाल को अपना मित्र मानने का हमारा प्रयास है, वैसे उन्होंने प्रयास किया। बस यही क्या उन्होंने, जो हम भी करते हैं। अरे तुम 1945 का तुम प्रोपेगेंडा लेकर के तुम टीवी में प्रमोट कर रहे हो सुबह शाम कुछ, लेकिन ये सिम्टम है। ये सिम्टम है कि जैसे आप जैसे लोग हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं है। वही बातें अब जनरल साहब बता रहे थे कि साहब इतनी पुरानी बातें, क्या लिंक है, लिंकेजेस आपको पता है ना कि क्या लिंकेजेस बड़ा। अब मेरा इसमें मेरा बहुत पिन पॉइंट है कि मैं हूँ फोकस डीक्लासिफिकेशन के। डीक्लासिफिकेशन और सीक्रेसी जो है, दोनों जुड़े हुए आपस में। दो बड़े बड़े इसमें मेरे ख्याल से दौर आए हैं। एक सन 97 में बहुत सी फाइलें डीक्लासीफाई हुई थी, और उसका कारण मेरे को लगता है कि वो ये था कि सन 90-91 में जब रूस टूटे गिरा था, तो काफ़ी यहाँ मीडिया में हंगामा चाहता। उस टाइम में डॉक्टर पूर्वी राय रूस में, कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने रशियन स्कॉलर से बात करके उनकी बातों को यहाँ लोगों को बताया। तो एक आउटरीच हुई थी बहुत ज़्यादा। और नरसिम्हा राव के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम टीवी तो इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि साहब ये तो वहाँ पे कुछ फाइलें हैं रूस में, केजीबी की फाइलें हैं, वो निकलनी चाहिए सुभाष के बारे में। तो एक वो प्रेशर क्रिएट हुआ था। उसका रिजल्ट ये निकला कि सन 97 में आकर के जब भारत के आज़ादी को 50 साल हो गए, तो नेताजी का 100 ईयर्स हो गए थे। तब उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब कोई प्रोसेस में मुझे मालूम नहीं किसने वो प्रपोजल दिया, लेकिन जिसने भी दिया अच्छा दिया, कि उन्होंने फाइलें पब्लिक करी बहुत सारी। तो 990 फाइलें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो आईएनए की फाइलें थी, वो नेशनल आर्काइव में चली गई। उसके बाद सबने शायद पढ़ी भी नहीं है, लेकिन 990 फाइलें गई। कुछ फाइल में 2-3 पन्ने, किसी में बहुत सारे पन्ने। तो वो फाइलें उठा करके वहाँ पे उन्होंने नेशनल आर्काइव में रखी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा दौर था। मेरा मानना है कि इतने ज़बरदस्त कि 990 फाइलें निकल के। उसकी देखा देखी अमेरिका में कुछ फाइल निकली, थोड़ी लंदन में फाइलें ज़्यादा निकली पहले के मुकाबले, तो निकली। उसके बाद अब जाकर के ये पिछले 2014 में मैं और मेरे दोस्त, हम लोग अभी भी बात करते हैं फेसबुक में, ट्विटर में, लेकिन उस ज़माने में ये सब था नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2006 के आसपास की। तो हम लोग इकट्ठे हुए, वो चैट रूम्स थे हमारे याहू के, कि कुछ करना है इसके बारे में। कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को डिसमिस किया था बिना कारण दिए हुए, वो मुंह में तमाचा था हमारे। इतनी बड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट का जज आपको रिपोर्ट दे रहा है, और बेहुदा आदमी खड़ा होकर, वो शिवराज पाटिल वो कपड़े पहनता था बैठ के सुबह शाम, कभी 4 और 5 बार चेंज करेगा बैठ के। जिस तरह की उसने बेहुदा बातें करी हैं,
मैं मान ही नहीं सकता एक देश का गृह मंत्री आकर के ऐसी बचकानी बातें कर रहा है कि साहब उसका सुभाष चंद्र बोस का रूस क्यों जाएंगे, वो बहस कर रहा था कि रूस क्यों जाएंगे। अरे चाचा जाके तो कम से कम नेशनल आर्की का डॉक्यूमेंट पढ़ ले, सीक्रेट फाइल से छोड़ तू, नेशनल आर्की का डॉक्यूमेंट पढ़ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पहले दिन से गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस को मालूम था कि ये आदमी रूस में हो सकता है, पहले दिन से मालूम था। आप 97 में बता रहे हैं ये बात, मैं आपका कोटेशन सुनाता हूँ आपको। अब ये जो इंक्वायरी हुई थी सुभाष बोस की डेथ में, उसमें डब्ल्यू मैकराइट उसके इंचार्ज थे, आईबी के मेरे ख्याल से नंबर 2 या 3 थे ज़माने में। उसमें पुलिस के लोग थे, आईबी के लोग थे, मिलिट्री के लोग थे। उन्होंने बहुत कंप्रिहेंसिव इंक्वायरी करी, वो कंबाइंड सेक्शन उन्होंने बनाया था उसमें। तो कंबाइंड सेक्शन की जो आखिरी रिपोर्ट अवेलेबल है वो अप्रैल 46 की है। सुभाष की डेथ कहते हैं अगस्त 45 में हुई है। अब इसमें एक बड़ा सिंपल फंडा है जो रिसर्च में चलता है, इंटेलिजेंस में चलता है, जर्नलिज्म में चलता है, कि आपको 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर एक बात बोल दें तो सच है। 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये रिपोर्ट मैंने किसी फॉर्मर डायरेक्टर आईबी को दिखाई थी, उसने कहा तो क्लास ए इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये कैसे गलती से पब्लिक डोमेन में आ गई। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी पूल करी हुई, और मैं सिर्फ आपको उसकी कंटेंट बताऊंगा, आपको मालूम चल जाएगा कि इसका अगर इंपॉर्टेंट इसकी क्या है और इसका कितना इसका रिपोर्केशन होंगे अगर ये कल को भगवान न करे सच हो तो। अब ये लिख रहे हैं कि व्हाट कंसर्न इज मोस्ट इमीडिएटली इज इन्फॉर्मेशन विच इज कमिंग इंडिकेटिंग दैट्स अ ग्रोइंग बिलीफ इन इंडिया दैट बोस इज अलाइव। कि लोग बोलते हैं कि सुभाष चिंता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? पहले कांग्रेस पार्टी का नाम लिया उन्होंने, कम्युनिस्टों को रिजेक्ट कर रहे हैं, कह रहे कम्युनिस्ट आर मेंशन इन ओनली इन वन ऑफ द रूमर्स, इट इज़ पॉसिबल दैट दे वर बूस्टिंग रशिया रादर देन बीइंग सीरियस अबाउट बोस। तो कम्युनिस्टों को उन्होंने साइड पे कर दिया। यहाँ ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने बार बार बोला है कि सुभाष जिंदा है, और उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया कि क्यों बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। गांधी जी बहुत महान आत्मा थी, महापुरुष थे, वो क्यों बोल रहे हैं बार बार कि सुभाष बोस जिंदा है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ ये लिख रहे हैं कि वो कह तो रहे हैं कि मेरी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ मेरी बोल रही है, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है कांग्रेस सर्कल्स हैव elaborated in some cases. Some reports declare that congressmen believe that Gandhi's inner voice is a secret voice, a secret information which he has received. He has received some secret information. कहीं से उनको खुफिया खबरात लगी गांधी जी की। We have nothing in the way of intelligence which helps directly to disclose the grounds Gandhi has for saying that he did or reasons why he did so. There is, however, a secret report which says that Nehru received a letter from Bose saying he was in Russia and he wanted to escape to India. Now, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर है कि गांधी की तो बात छोड़िए, लेकिन इसमें ये लिखा रहा है कि जो रशियन जो रशिया के डिप्लोमेटिक लोग हैं, वहाँ के एम्बेसडर रैंक के लोग हैं, उस लेवल के लोग ये बोल रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे लेके कि रशियन एम्बेसडर इन काबुल जो है वो बोल रहा है कि कांग्रेस के काफ़ी लोग मॉस्को में हैं, सुभाष उनके साथ में है। तो रशियन खुद बोल रहे हैं कि सुभाष रशिया में हो सकता है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में थी 1947 में, और ये रिपोर्ट उस टाइम में उन्होंने देखी थी उन्होंने। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो 2-4 इंक्वायरियाँ करवाई हैं ज़बरदस्ती में, जिनको डंडा पड़ा पब्लिक का, कुछ सीक्रेट इंक्वायरी करवाई थी। एक उसमें से एक करवाई थी उन्होंने एस अय्यर के द्वारा। अय्यर साहब 51 में गए थे खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ रिपोर्ट भी लेकर आए थे। वो रिपोर्ट आजकल गायब हो गई है हमारे आर्काइव से, लेकिन भगवान भला करे एक आदमी का, उसने उसकी टाइप कॉपी बना ली आज से 30-40 साल पहले, वो हमारे हाथ में लग गई। ये मिस्टर अय्यर वो आदमी है जो सुभाष बोस के साथ आखिरी समय में उनके साथ में जो 5-6 लोग थे उसमें से किए भी था। और ये अपनी रिपोर्ट जो उसने पंडित जी को दी, उसमें इसमें ये लिख रहा है, ये रिपोर्ट टॉप सीक्रेट थी और ये अब गायब हो चुकी है फाइलों से। Soon Netaji and party including myself landed at the Saigon airport from 2 planes from Bangkok at about 10 a.m. on 17th 8:45, that is one day before Subhash Bose died. Colonel Tada flew to Dalat, contacted Field Marshal Terauchi, Commander-in-Chief Southern Command starting from Burma to China and Manchuria, and conveyed to him Netaji's request for facilities to fly to Russian occupied territory in Manchuria to enable him to ultimately reach Moscow. Field Marshal took the responsibilities on his shoulders and, without referring the question to the Imperial Military Headquarters in Tokyo, told Colonel Tada to tell Netaji that all facilities would be given to him to reach Russian-held territory. ये रिपोर्ट गायब कैसे होगी गवर्नमेंट की फाइल से? कौन कौन बैठा वहाँ पे? इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस आपको मिल रही है हाईएस्ट लेवल पे, आपने क्या एक्शन लिया उसके बाद में? जनरल साहब ने बताया आपको कि क्या क्या लोग बता रहे हैं कि साहब मार दिया, वो कर दिया। ये रिपोर्ट, दीज आर रिपोर्ट्स। एक और रिपोर्ट एएम साहब है 1952 में, इसने फॉरेन सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी टॉप सीक्रेट। अगेन ये चिट्ठी गायब हो गई फाइलों से।
ये भी उसमें इसका ये बिल्कुल 17 तारीख को वहाँ नहीं था, लेकिन इसका इस आदमी का पूरा उनने इनका सुभाष के साथ इनका बहुत ज़बरदस्त इनका वो था। और ये फॉरेन अफेयर्स के बारे में उनकी जो सुभाष बातें करते थे जापान से, ही वॉज द पॉइंट मैन। तो एम साहब ने रिपोर्ट में लिख रहा है फॉरेन सेक्रेटरी को सन 52 में, द प्लान वॉज टू प्रोसीड टू मंचूरिया and to be there when the end of war comes, so that we may be within Soviet sphere after the surrender of the Japanese. War came to an end on 15th of August. A special messenger from Netaji came to see me on 16th from Bangkok with a letter from him asking me to get ready to secure transport from the Japanese and leave for Manchuria and to meet him there. He suggested that although the Soviets had declared war against the Japanese, it would be desirable to be arrested by the Soviet authorities in Manchuria, because we could later negotiate with them and might persuade them to accept us as their friends, not enemies. इतनी आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या स्टेप लिए, आपने क्या किया उसके बाद में। हमारा देश में कहते हैं कि बड़े बड़े वो विश्व के नेता पैदा हुए थे, बड़े ज़बरदस्त। चाचा नेहरू थे, फिर गांधी, वो इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी नेता थी। एक केस आता है राहुल वॉलनबर्ग का। राहुल वॉलनबर्ग एक स्वीडिश डिप्लोमेट थे जो सन 45 जनवरी में आपके गायब हो गए थे। अगर आप उनको और सुभाष बोस की केस को टैली करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि एक हमारे में और एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कितना फ़र्क है। जैसे ही उनको मालूम चला उनके देशों कि राहुल वॉलनबर्ग जो है, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो मर गया है किसी कार के एक्सीडेंट में, वो मरा नहीं है, उसको रशिया वाले उठा के ले गए। जैसे ही उनको मालूम चला, इतना छोटा सा कंट्री है स्वीडन, उन्होंने छूटते ही वहाँ पे रशियन गवर्नमेंट पे हाईएस्ट लेवल पे बात करनी शुरू कर दी। अपने उसको इंस्ट्रक्ट किया अपने एम्बेसडर को कि जाके बात करो उनसे। 45 और 47 के बीच में उन लोगों ने 8 ओरल अप्रोच की और 5 बार लेटर लेके हाईएस्ट लेवल पे। उनका एम्बेसडर जाके स्टालिन से मिला जाकर सीधा। फर्स्ट सेक्रेटरी था ये वॉलनबर्ग, फर्स्ट सेक्रेटरी मिशन में काम करने वाला। जाके उसने सीधा स्टालिन से पूछा कि ये आदमी कहाँ गया, हमें सुनने में आया कि आपके पास में। स्टालिन ने भी नौटंकी की, उसने कहा जी नाम बताओ, मैं देखता हूँ क्या ये आदमी को लिख करके। और 47 में आके सोवियत सरकार ने स्टेटमेंट दी कि हमने सारे कागज़ देख लिए, हमने सब कुछ ढूंढ लिया, ये आदमी हमारे पास में नहीं है। ये लोग नहीं माने। जैसे हमें खबरें मिलती कि साहब वो सुभाष रूस में है, वहाँ पे किसी जेल में है, ऐसे उनको खबरें मिली कि साहब वॉलनबर्ग जिंदा है, वो तो किसी जेल में था, लोगों ने देखा उसको वहाँ पे साइबेरिया में। ये पीछे पड़ गए उनके, छोड़े ना। छोटा सा कंट्री, कहाँ स्वीडन, कहाँ सोवियत रशिया। और जब भी उनके आपस में कॉन्टेक्ट होते थे, ये लोग इस इशू को रेज करते थे कि कहाँ है वॉलनबर्ग, बताइए हमारे को, किधर है वो। करते 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 उनके सिर में इतने चढ़े कि सन 55 में आकर के मोलोटोव का नोट निकला वहाँ से। उसने कहा जी हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे इनके साथ में, ये हमको छोड़ नहीं रहे। 10 साल तक ये लोग ये बोलते रहे कि हमको पता ही नहीं आदमी कौन है, हमारे पास में है नहीं, हमने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए। और 10 साल के बाद में इनका वो ग्रोमिको था उस चैंपियन का फॉरेन मिनिस्टर, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि साहब वो तो KGB के हेडक्वार्टर्स में इंटरोगेशन के टाइम में मर गया सन 47 में। तो 10 साल तक तुम झूठ बोलते रहे, लेकिन ये लोग निकाल के थे इन्फॉर्मेशन। हमारा देश ऐसा महान देश था कि 47 के बाद ये जो आपको 2 मैंने पन्ने पढ़ाए, बहुत सारे पन्ने कि साहब वो रूस में थे, ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे पेपर्स में आ रही है। चूँ तक नहीं की इन लोगों ने। 1990 तक इन्होंने चूँ तक नहीं करी। सुनने में आया अनऑफिशियली उनकी बहन वहाँ गई थी, उसने बात की थी, वो सब अनऑफिशियल बातें हैं। 1990 में जब VP सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो पहली बार समर गुहा के कहने पे इन लोगों ने पहली बार इन्होंने क्वेश्चन रेज किया सुभाष का रशिया के साथ। उससे पहले भारत सरकार ने चूँ तक रेज नहीं करी। और हमारे क्या रिश्ते थे रूस के साथ में, ये आपको अफसर बताएंगे फौजी, कि गोबर गैस प्लांट से लेकर के सारे बम बारूद वहाँ से आता था हमारे पास में। ये हालत थी हमारे देश की। अरे उनसे पूछो इससे कम से। लेकिन 90 में 91 में जब रूस का टूटने का टाइम शुरू हुआ, तो लोगों ने बोलना शुरू किया वहाँ के जो रिटायर्ड लोग थे KGB के, उन्होंने कहा यस हमारे पास फाइल्स हैं, वो आदमी यहाँ पे था, पर आपकी गवर्नमेंट पूछेगी तो बताएंगे। ऑब्वियसली ना, कोई इंटेलिजेंस में फाइल रखी है, वो किसी पब्लिक को तो देंगे, वो लोग को तो किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर देंगे। तो ये फ़र्क पड़ा। तो 90 में 91 में इन्होंने रेस करना शुरू किया बड़ा, लेकिन वो भी बड़ा छोटा मतलब तरीके से सवाल नहीं पूछा उन्होंने। आखिर में करते करते सन 96 में मिस्टर RL नारायणन एक जॉइंट सेक्रेटरी थे इन चार्ज ऑफ ईस्ट यूरोपियन डिवीजन के, उन्होंने इस केस को हैंडल किया। तो उनका नोट मेरे हाथ लगा, सीक्रेट था नोट, अभी भी सीक्रेट है, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है। उसने कहा कि हम लोगों ने रूस से सवाल को पूछा है सन 90 के बाद से, उन्होंने हमको मना किया कि हमारे पास सुभाष के बारे में रिकॉर्ड नहीं है। इसने कहा ये बात शायद ठीक नहीं है। उसने बोला कि रशिया में 2 तरह के आर्काइव्स हैं, एक तो जो सीक्रेट हैं KGB के आर्काइव, और दूसरे ओपन है। ये जो रूसी जो मना कर रहे हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं, ये बेसिकली ओपन आर्काइव से बोल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कल को कोई आपका दोस्त अमेरिका से यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है और वो कहता है मैं राजीव गांधी की डेथ के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ, और उसको आप बोलते हैं कि भाई तू जाकर के पहुँच जा नेहरू
लाइब्रेरी में, अब चला जाओ उसके बाद में सलारगंज म्यूज़ियम में, तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको राजीव गांधी जी की डेथ के बारे में डाटा चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको होम मिनिस्ट्री जाना पड़ेगा, रॉ के पास जाना पड़ेगा। तो अगर सुभाष चंद्र बोस रूस में थे सन 45 के बाद में, तो उसका रिकॉर्ड सिर्फ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी वालों के पास में होगा, वो किसी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं होगा वहाँ। तो आप वहाँ ढूंढिए, वहाँ ढूंढने के लिए आपको गवर्नमेंट की मदद चाहिए, वो आपको मुझे नहीं देने वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। तो ये मिस्टर नारायणन ने ये नोट बनाया सन 96 में 12 नवंबर को। उन्होंने बोला कि इसका एक ही है इलाज कि आप हमारे एम्बेसडर को बोलो कि वो डिमाश इशू करें उनको, रूसियों को। जब दो देश आपस में बातचीत करते हैं तो डिमाश पहला सीरियस लेवल आता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो आप फ़ोन खड़काइए वहाँ पे, वो भी नहीं काम करेगा तो आपका एम्बेसडर जाकर के बात करेगा फॉरेन मिनिस्ट्री से वहाँ पे दूसरे में, वो भी काम नहीं करता तो आपका जो विदेश मंत्री बैठा ये फ़ोन खड़काएगा यहाँ से, वो भी नहीं काम करेगा तो ये खुद जाके बात करेगा, बायलैटरल लिएज करेंगे, वो भी काम नहीं करे साकेत में तो आपका प्रधानमंत्री जो है वो बात करेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल। बिल्कुल, हम छोटी छोटी बातों में देखो ना प्रधानमंत्री बोल पड़ते हैं। जब हमारे वो भाई फंसे थे वहाँ पे इतने सारे वहाँ पे इराक में, तो हाईएस्ट लेवल पे हमारी मिनिस्टर ने उसमें इंटरवीन किया। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या तुम्हारे को मुंह में ताला पड़ जाता है। इन्होंने लिख करके दिया कि आप डिमाश इशू करें, इनसे पूछें। और सबसे बड़ी उसमें मुझे उसमें हैरानी हुई, जिसमें आपको समझ में कि इशू क्यों इतना प्रेशर बन रहा है मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी क्यों उस पर अभी ढंग से नहीं बोल पा रहे कि इसमें कितने लोग लपेटे में आने वाले हैं इस केस के अंदर। ये नोट उस जमाने के विदेश मंत्री ने देखा, उनके साइन उसके ऊपर, और उसने कहा जी ये इस जॉइंट सेक्रेटरी को बोला कि तू बात कर विदेश सचिव के साथ में, वो बात करी। और वो जब बात इनकी आपस में होगी, उसी की बात इसी मिस्टर नारायणन ने जो अपने नोट में ये सपोर्ट कर रहे थे कि हमको डिमाश इशू करना चाहिए, इनके बाद के नोट आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल पलटी खा गया वो आदमी। क्या उस पर पता नहीं बंगाल का जादू कर दिया उस आदमी के ऊपर। अरे अभी तो आप कहते हैं कि इशू करो डिमाश, आप कह रहे हैं जब उसके बाद के नोट है कि इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अस टू रेज अ क्वेश्चन, इट विल अफेक्ट अवर रिलेशन विद दैट कंट्री, आई एम सॉरी। तो कुछ गड़बड़ हुई है बीच में। तो नेताजी की जो बहुत सारी फाइलें जो प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़ी हैं, वो मैंने कहा 1990s की फाइलें। तो सिर्फ इस इशू में जो रिपरकशन होंगे वो ये नहीं है कि साहब की कोई 1945 का, कोई 47 का, 48 का कोई बंदा लपेटे में आएगा। बहुत से, मैं श्याम सरन का नाम लेता हूँ आपके सामने, बहुत अक्लमंद आदमी है, मैंने उनके लेक्चर सुने, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी सी बातें करते हैं। उनका एक नोट देखा था मैंने रूस के बारे में, कमाल हो गया यार। बिना रूस गए, बिना उनसे बात किए हुए तूने बैठे बैठे लगा लिया आइडिया कि वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। इतना अक्लमंद आदमी ऐसी बेहुदा बकवास कर रहा है बैठ के ऑफिशियल नोट्स। तुम्हें कैसे मालूम वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे? यहीं बैठे बैठे तुझे मालूम चल के साउथ ब्लॉक में। तो ऐसे ऐसे लोगों से सवाल पूछे जाएंगे बाद में, जब बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए जाकर के, कि तुमने क्या क्या स्टेप लिया, जब तुम्हें मालूम था कि वो रूस में हो सकते हैं। जो तो चले गए उनको तो हम बात हम नहीं कर सकते, 50 के पंडित जी चले गए उनसे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग जिंदा हैं आप इनसे पूछिए। सन 96 में आप सब लोग जिन जिन के नाम आ रहे हैं, मिस्टर वोरा ने भी हैंडल किया जो कश्मीरी गवर्नर बन के बैठे हैं आजकल, आपने क्या किया? आप लोगों ने पूछा, रूस से जाकर के बात किया आप लोगों ने कि वो आदमी आपके पास में है कि नहीं है? देखिए एक बात है, अभी सुभाष चंद्र बोस का रोल इस देश की आज़ादी दिलाने में नंबर 1 है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम कम से कम मेरे को तो नहीं है। छोटे मोटे आदमी जहाँ जब ये मर्डर केस होते हैं, जब टीवी में आता है कि सब जैसे कलाल का खून हो गया, भमरी देवी का खून हो गया, जो भी हुआ, अगर उसमें आप बीच में पड़ जाएं, उसके अंदर अगर कोई आदमी आगे अड़ंगा डालेगा तो कोर्ट उसको जेल में डालेगा। आप जस्टिस के बीच में कैसे आ रहे हो? क्राइम कर रहे हो आप लोग। सुभाष चंद्र बोस के सच के बीच में आने का मतलब है ट्रीजन, देशद्रोह। वो आपका लिबरेटर था, उस आदमी की वजह से आज़ाद हुए आप लोग। ये जितने बैठ के फॉरेन सेक्रेटरी एंड कंपनी बन के बैठे हुए थे ना सन 50 में, ये अंग्रेजों के जूते साफ करने के काबिल उनकी औकात नहीं थी इन लोगों की। उस आदमी की वजह से ये लोग वहाँ पहुँचे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि उसके बारे में तुम सच को छुपा के बैठो इस देश में। एक दिल्ली में जो आपको याद है कि एक निर्भया वाला केस हुआ था, तो सब लोग इकट्ठे किए थे यहाँ पे, सब लड़के लड़के यहाँ पर आए, तो उन्होंने मेट्रो बंद कर दी थी। तो किसी ने वो प्लेक कार्ड बना के दिखाया था और टीवी में चला था कि मेट्रो क्यों बंद की, तुम्हारे बाप की है। ये डॉक्यूमेंट किसी के बाप के नहीं है। रॉ में और एमसीडी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों पब्लिक फंड पे चलती हैं। ये कोई लंदन गवर्नमेंट से वो नहीं आता बन करके वहाँ पे। सारे डॉक्यूमेंट आपके और मेरे हैं। जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, हमारे को शाम को डॉक्यूमेंट मिलेंगे, लेकिन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके हैं,
डेमोक्रेसी में डॉक्यूमेंट किसी गवर्नमेंट के नहीं होते, कोई आई भी रहा कुछ नहीं, कोई सेंक्शन नहीं है, ठीक है। आप अपने सोर्स मत बताइए, इसमें तो सोर्स बताऊंगा आपको मैं। सोर्स आप जासूसी की इन लोगों ने आईएनए के लोगों के ऊपर भी की, सिर्फ फैमिली भी नहीं करी उन्होंने, और भी बहुत काम नाम है। जो अमेरिका में वाटर गेट में हुआ, वो एक फैमिली जोल्स का जिक्र आता है अमेरिका में, कि एक फैमिली जोल्स एक कॉन्सेप्ट था। वो क्या था कि अमेरिका में CIA ने चार्टर तोड़ करके उन लोगों ने जर्नलिस्टों पर जासूसी करी, और वो इतना खतरनाक माना जाता है वहाँ पे कि साहब CIA का काम पत्रकारों पर जासूसी करना नहीं है। तो वो उनको डायरेक्टर ने अपने कमरे में सेफ में रखा हुआ था बहुत टाइम तक। वो पता लगा सन 73 में जब वाटर गेट स्कैंडल हुआ तो मालूम चला कि ये काम भी हुआ है। तो उसको इतना खतरनाक मानते हैं डॉक्यूमेंट को, बोलते हैं फैमिली जूल्स बोलते हैं उसको वहाँ पर, कि इतनी खतरनाक चीज़ हमने कि हम लोगों ने जासूसी करी अपने ही पत्रकारों के ऊपर। अब जाकर के वो आप जाइए, आपको नेट पर बहुत मिल जाएगा उसके बारे में। आप लोग जासूसी कर रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, क्या गारंटी कि आजकल नहीं हो रही, क्या गारंटी कि आप में से एक IB का बंदा नहीं बैठा हो यहाँ पे? कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ मैं? तो ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। तो ये एक सुभाष चंद्र बोस उसका भी एक सिंबल बन गया, और तो है हम फायदे, लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है देश में। आप डॉक्यूमेंट छुपा के नहीं बैठ सकते इस देश में। लोग हैंडरसन बुक्स की रिपोर्ट बात करते हैं, प्लीज़ आप वो बात वो निकालें, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें इतना शेयर वॉल्यूम आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 2006 में हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने ग्रुप बनाया फटाफट मिशन नेताजी, और हम लोगों ने RT एप्लीकेशन फाइल करनी शुरू करी, जिसका रिजल्ट ये कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, जिसका रिजल्ट आज आपको नज़र आ रहा है आपको इस पर। हमने गृह मंत्रालय से पूछा, उनसे बातचीत हुआ, ये केस हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंच गया। वहाँ पे आके गृह मंत्रालय के लोगों ने दो बातें बोली कि हमारे पास 60,000 पन्ने हैं जो सुभाष बोस की, 70,000 पन्ने हैं जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए। कैन यू इमेजिन दैट 70,000 पेजेस दे आर होल्डिंग? और उनको अगर है उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट है जो टॉप सीक्रेट है, अगर वो दे देंगे तो ये होम सेक्रेटरी का रिटर्न नोट है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, होम सेक्रेटरी का रिटर्न नोट है विच इज़ ऑन रिकॉर्ड। और वो हम 70,000 में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो टॉप सीक्रेट हैं, अगर हम वो दे देंगे इट विल लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। ये उनका व्यू है, और मेरा मानना ये व्यू ठीक है। गृह मंत्रालय कोई बच्चों का खेल नहीं है वहाँ पे। अगर गृह मंत्री सचिव अगर लिख रहा है तो वो सच ही लिख रहा होगा, लेकिन अब आपको फेस करना पड़ेगा ना। कब तक आप छुपाएंगे, कब तक आप ये नौटंकी चलाएंगे 50 साल तक कि साहब वो तो आज़ादी मिली हिंसा के चक्कर में? अगर गांधी जी को मानना है तो भैया गांधी जी को पूरा मानो ना आप लोग। गांधी जी सच्चा की बात नहीं करते थे। गांधी जी के जितने 11 प्रिंसिपल में सच्चा का नाम भी नहीं है। पहला प्रिंसिपल अहिंसा, पहला ट्रुथ, दूसरा अहिंसा। आप फॉलो करते हो? जो कि पढ़िए उन्होंने क्या बोला था कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में, अहिंसा से सॉल्व करनी चाहिए, करिए। तो ये सेलेक्टिवली मत गांधी जी को इंटरप्रिटेशन दीजिए आप लोग। तो अब ये है कि हम हमारे लोग से बहुत डिपेंडेंट, और हमारे पास में एक ताकत है जो इवन 10 साल पहले नहीं थी, कि हमारे पास में सोशल मीडिया है। कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, अब तो भगवान भला करे कवर करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इशू को बढ़ा सकते हैं। और इसकी कोई वो नहीं है, इसका कोई मतलब आप दुनिया भर में, आप मैं ट्वीट करूँगा तो दुनिया में लोग देखते हैं। तो कृपया करके आपसे ये निवेदन था कि आप यहाँ पर इतने पेशेंटली सुन रहे हैं आप लोग, इतने ध्यान से। मैंने कहा ना, मैंने पहले भी नोट किया कि आप सब लोग बहुत ध्यान से, एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ वो इशू में इंटरेस्ट ले रहा है। नॉर्मली आप किसी मीटिंग में तो आधे लोग यार्निंग करते हैं, कुछ लोग अपनी बातचीत करते हैं, कोई आदमी बातचीत नहीं कर रहा। 1-1.5 घंटे से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी, सबका ध्यान इशू के ऊपर है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और ये बहुत अच्छा लगा देख। तो कृपया करके आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा अपना ट्विटर में, ये तो आप कर सकते हैं, सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, रीट्वीट कीजिए, फेसबुक में जाइए, क्लिक कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, रोज़ आधा घंटा लगाते हैं फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, तो उन तक मैसेज आना चाहिए। सुभाष बोस की फैमिली को हमने परसुएट करके उनके पास भेज दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम 3-4 हैं। प्रॉब्लम बिगड़े साहब ने भी आपको थोड़ा बताया उनके बारे में। पहली प्रॉब्लम ये है कि देखिए 50 साल 60 साल से देश में राज किसने किया? कांग्रेसियों ने। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ बाद में कि गवर्नमेंट की फाइल में गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हुई। हमारे देश का विदेश मंत्री जाता है फलाना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइल में, सीक्रेट फाइल में एक विदेश मंत्री जाता है दूसरे कंट्री में, वहाँ जाके सुभाष बोस की फैमिली से कोई बातचीत करता है, और यहाँ पर आके फाइल में खुल्लम खुल्ला गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखता है, झूठ लिखता है फाइल के अंदर। वो बात कभी हुई नहीं वैसे। तो इन्होंने जो फाइल जो है, जो गवर्नमेंट की जो फाइलें हैं, आप ऐसा मत समझिए कि 41 फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय में है, आप खोलेंगे तो उसमें से आपको डाटा निकलेगा कि साहब वो तो रूस में थे, वहाँ उनको मम्मी मरवा दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसमें। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें से कई, आपको उसमें से मिसिंग पॉइंट नजर आएंगे। फाइलों के बारे में मैं चाहूँगा कि एक समय आए, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है आपको, कि डिस्कशन उस लेवल पे पहुँचे
जब हम लोग ऑफिशियल सीक्रेसी को समझना शुरू करें कि कैसे डॉक्यूमेंट इस देश में छुपाए जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं। इस देश का जो हाईएस्ट लेवल जो टॉप सीक्रेट मटेरियल होता है वो प्रधानमंत्री के कब्जे में होता है, प्रधानमंत्री रिकॉर्ड रूम में नहीं होता कभी। जो 41 फाइलें जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रधानमंत्री रिकॉर्ड रूम के अंदर है, वहाँ पे कोई 30,000 फाइलें आसपास है, उसमें से 41 फाइलें सुभाष बोस के नाम से, इसलिए उसका नाम निकल कर गया। इसका मतलब ये नहीं कि 41 फाइल्स हैं, फाइलें और भी हैं, फाइलें इंटेलिजेंस के पास में भी। मैंने बहुत सी मैंने बातें सुनी है, मेरे को कोई उसमें मुझे कम से कम दो राय नहीं है। रॉ ने मुझे ऑफिशियली आरटीए में मुझे झूठ बोला कि हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ उनके पास में कम से कम एक रिकॉर्ड है नेताजी के बारे में। लेकिन अब ये कि इंटेलिजेंस वालों को तो सिवाय जब तक प्रधानमंत्री हुक्म नहीं देंगे तब तक वो आपको फाइल देंगे नहीं। तो और अगर कोई ऐसी फाइल है छुपा के रखी गई है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल में प्रधानमंत्री के कमरे में पड़ी है, तो वो तो कोई कोर्ट कचहरी उसको नहीं निकाल सकती। लेकिन पब्लिक का जो ताकत है, जो पब्लिक का जो प्रेशर है वो निकाल सकता है। खुशी की बात यह कि पहली बार इतने दशकों में एक पैसा आदमी प्रधानमंत्री बना है जिसमें इशू में इंटरेस्ट दिखा है। और मेरा समझना है कि उनको इच्छा तो है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर भी कम कि फाइल खोलने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो कैसे प्रधानमंत्री कैसे इन्फॉर्मेशन को निकाल दे जिसके निकलने के बाद लोगों में मनमुटाव हो, क्योंकि देखिए लोगों में तो फिर मुटाव होगा आपस में, लोग तो फिर मारधाड़ होगी मचेगी फिर, तो उनके सामने भी प्रॉब्लम्स, आई कैन अंडरस्टैंड दोस प्रॉब्लम्स। लेकिन सच को तो निकलना पड़ेगा। तो आप लोगों से वही था, निवेदन था कि आप लोग सिर्फ इस प्रोग्राम को ख़त्म होने तक ना यहाँ तक ना लें। इसके बाद जाके जब भी आपको समय लगे थोड़ा सा ट्वीट करें, थोड़ा सोशल मीडिया को यूज़ करें। मेरा मानना है कि हम लोग अगर साल भर सस्टेन कर लें इस मोमेंटम को, तो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं छुपा पाएगी। तो एक साल के अंदर हम लोग ये पूरा मिशन अकम्प्लिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।